दोस्तों, रूस ने जो G20 सम्मेलन से पहले एक बहुत बड़ा संकेत भारत को दे दिया है कि भारत के पास इस बार पूरा मौका है कि वह यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सीट को हासिल कर ले। आपको यह जानकारी जरूर होगी कि भारत में इस बार G20 की बैठक हो रही है, जिसमें 20 प्रमुख देशों के जो वर्ल्ड को चलाते हैं वह सभी देश शामिल होंगे। और इस बैठक को लेकर रूस ने पीएम मोदी को बोला है कि भारत चाहे तो इस बार G20 के माध्यम से यूनाइटेड नेशन में भी परमानेंट मेंबर की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत की तरफ से भी कुछ महान देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जो चाहते हैं कि भारत को वीटो मिले। लेकिन इन देशों को वीटो ना देने के लिए कोई ना कोई एक दुश्मन देश जरूर खड़ा रहता है, जो बीच में टांग अड़ाकर इनको वीटो नहीं दिला पाता है। आपको बता दें कि इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है, लेकिन रूस ने यह साफ साफ बोला है कि भारत के पास एक मिलिट्री महाशक्ति है और भारत के पास बिजनेस हब है। भारत के पास वह सब कुछ है जो भारत को वीटो दिला सकता है। भारत को वीटो नहीं मिल रहा है तो वह चीन की वजह से नहीं मिल रहा है। और इस बार G20 में चीन का बहिष्कार करके या फिर चीन को ना इनवाइट करके कुछ नई रणनीति भारत अपना सकता है। आपकी क्या राय है कि भारत को चीन को अलग थलग नहीं कर देना चाहिए जब तक वह वीटो नहीं देता है या फिर नहीं दिलाने में मदद करता है भारत को, क्योंकि पूरे पांचों मेंबर की मंजूरी जरूरी होती है किसी भी देश को भी वीटो दिलाने में। लेकिन भारत को वीटो दिलाने में 4 देश हमेशा मंजूर रहते हैं, लेकिन चीन जो है वह इकलौता देश है जो मंजूर नहीं रहता। ऐसे में भारत को रूस ने साफ साफ कहा है कि भारत एक मिलिट्री महाशक्ति है और भारत चीन को सबक सिखा सकता है। तो कुल मिलाकर रूस ने 2 पॉइंट रखे हैं, वह यह है कि मिलिट्री महाशक्ति की मदद से चीन जो मनमानी करता है बॉर्डर पर उसे हटाए, और दूसरा जो पॉइंट रखा है वह यह है कि G20 में चीन को या तो अलग थलग करने की राजनीति करके या फिर G20 के माध्यम से कोई ऐसा रुख अपनाए भारत जिससे उसे चीन को ही हाँ करना पड़े वीटो देने के लिए। तो ऐसे में भारत के पास एक बड़ा मौका है। अब आपको आगे बताते हैं कि भारत कैसे एक मिलिट्री महाशक्ति है। दोस्तों, सैन्य महाशक्ति या मिलिट्री सुपर पावर होने का मतलब होता है एकदम ऐसा देश जिसकी सेना सबसे बड़ी हो या फिर जिसके पास दुनिया के सबसे विध्वंसकारी न्यूक्लियर हथियार हो। और अगर हम भारत की बात करें तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आर्मी और इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का एकदम अच्छा खासा जखीरा भारत के पास मौजूद है। दोस्तों, अगर हम 2022 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पर गौर करें तो हम पाएंगे कि भारत 15,50,000 की एक्टिव मिलिट्री पावर के साथ 4th रैंक पर सबसे पावरफुल है। साथ ही भारत के पास कुल 2182 एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है। यही नहीं, भारत के पास 12,000 आर्म्ड व्हीकल और 4,600 टैंक्स है। वहीं अगर इंडियन नेवी की बात की जाए तो उसके पास 13 फ्रिगेट्स शिप है, 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स है और 17 सबमरीन्स के साथ लगभग 200 नेवल पावर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यही कारण है कि इस इंडेक्स में भारत से ऊपर सिर्फ USA, रूस और चाइना ही नजर आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत न्यूक्लियर पावर से भी लेस है। भारत के पास एक से बढ़ के एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इसके साथ ही भारत अब इसमें और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है ताकि वह अपनी मिलिट्री सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। और सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया के माध्यम से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने 2025 तक $25 बिलियन के डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट भी फिक्स किया है। ऐसे में भारत जिस तरह से एकदम मिलिट्री महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है उसे साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब अजरबैजान की लड़ाई ईरान से शुरू हो गई है और ईरान के खिलाफ नॉन मीटिंग में एक बड़ा प्रस्ताव लेकर आया है अजरबैजान, जिसे भारत ने रोक दिया। आखिर क्या है मामला और क्यों अजरबैजान और ईरान में लड़ाई तेज हो रही है और इन सब में आखिर भारत का क्या रोल है, तो चलिए देखते हैं इन सभी बातों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, जहां ईरान रणनीतिक रूप से भारत का दोस्त है तो वहीं इजराइल भी भारत का दोस्त है, लेकिन ईरान इजराइल को कतई पसंद नहीं और यह बात एकदम साफ है। और आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं, यह इजराइल के एम्बेसडर जो कि अजरबैजान में हैं और ये एक किताब पढ़ते दिखाई दे रहे हैं और यह वह किताब पढ़ रहे हैं जिसमें अजरबैजान की हिस्ट्री
और कल्चर को बताया गया है। ऐसे में इस ट्वीट को देखकर ईरान बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बुक में बहुत पुरानी कहानी है। जब अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध जीत लिया था तो एक परेड का आयोजन किया गया था और इस परेड में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, जिसके बाद ईरान बुरी तरह से भड़क गया था और ईरान ने तुर्की से कहा था कि आप बहुत गलत कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो, वरना आपके साथ हमारी बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे में अजरबैजान और ईरान की दुश्मनी का पुराना इतिहास रहा है। इसलिए ईरान के लोग मानते हैं कि पुराने काल में अजरबैजान ईरान का हिस्सा हुआ करता था और इसलिए ईरान का हक बनता है अजरबैजान के ऊपर। तो वहीं अजरबैजान का मानना है कि पुराने समय में ईरान हमारा हुआ करता था, इसलिए ईरान पर हमारा हक है। लेकिन अब इनकी दुश्मनी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन हाल ही में अजरबैजान ने यह आरोप लगाया है कि आर्मेनिया को ईरान 500 यूनिट एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम दे रहा है, 100 यूनिट अल्वा सिस्टम दे रहा है। इतना ही नहीं, अजरबैजान की बॉर्डर पर ईरान और आर्मेनिया की सेना ने युद्ध अभ्यास भी किया है। इसका मतलब यह है कि ईरान आर्मेनिया का खुलकर साथ दे रहा है, जबकि 20 मिलियन अजरबैजानी मूल के लोग ईरान में रहते हैं। अजरबैजान का मानना है कि ईरान उन्हें सुविधाएं नहीं देता है। इसके अलावा और भी कई आरोप ईरान के ऊपर अजरबैजान लगा रहा है और स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि आर्मेनिया और ईरान की फोर्स अब एक साथ आ गई है अजरबैजान के खिलाफ। इस तरह के आर्टिकल सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक बात तो यह है कि नॉर्थ कॉरिडोर को लेकर पहले यह प्लान हुआ करता था कि जिसमें ईरान, भारत, रूस और अजरबैजान शामिल होंगे और अजरबैजान की जमीन से होते हुए इस नॉर्थ कॉरिडोर को गुजरना था। इस नॉर्थ कॉरिडोर की ओर से सभी देशों को काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला था और आगे जाकर इसका महत्व और भी बढ़ने वाला था। तो जब यह बन रहा था उसी दौरान अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई शुरू हो गई थी। भारत और ईरान को भी अजरबैजान से समस्या होने लगी। तब यह तय किया गया कि जो यह रूट अजरबैजान से होकर गुजरता है उसे अब आर्मेनिया से होकर गुजारा जाएगा। तो ऐसे में जो फायदा अजरबैजान को मिलने वाला था अब वह आर्मेनिया को मिलने लगा। ऐसे में अजरबैजान की यहाँ बहुत बड़ी हार हुई है। ऐसे में अब NAM मीटिंग में अपने मसले को लेकर पहुंच गया है अजरबैजान। NAM मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम का एक संगठन है और इस वक्त भारत इसका चेयरमैन है और इसमें 120 देश शामिल है। यहाँ अजरबैजान ने कहा कि ईरान की एम्बेसी के अंदर हम पर हमला हुआ, इस चीज को लेकर NAM से बातचीत होनी चाहिए। ऐसे में भारत ने साफ साफ कहा कि यह एक संगठन है और यहाँ ऐसी चीजें डिस्कस नहीं हो सकती जो दो पक्षों की चीजें हैं। यह आप दोनों का मामला है और आप दोनों इसे हल करेंगे। NAM इसमें बीच में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? भारत ने सही किया या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।